हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। आज की अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपीलें मुस्तरद करके एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में एहतसाब अदालतों की सजाएं बहाल रखी हैं। जस्टिस आमिर फारूक और मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने फैसले में यह कहा है कि अदम हाजिरी की वजह से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, उनकी सजाएं बहाल हो चुकी हैं। फैसले में मजीद यह लिखा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म वापस आएँ या पकड़े जाएं तो अपील बहाली की जो है वो दरख्वास्त दे सकते हैं। नवाज शरीफ के मफरूर होने की वजह से दरख्वास्तें खारिज करने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। आज ही मुशीर दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने एक मरतबा फिर यह भी कह दिया है कि हुकूमत बरतानवी हुकाम से नवाज शरीफ की वापसी के लिए मुशावरत कर रही है, जबकि अदालती फैसला आने के बाद वज़ीर आज़म और कानूनी टीम ने भी मुशावरत शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि इस फैसले के बाद हुकूमत और नून लीग दोनों के पास क्या ऑप्शन बचते हैं। नून लीग ने तो अपना इरादा जाहिर कर दिया कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, किसी सूरत नहीं आएंगे। तो अब क्या हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में इंटरपोल से रब्ता कर सकती है, बरतानवी हुकूमत से मजीद बात कर सकती है, क्योंकि कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान वो मौजूद नहीं है। तो हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ हैं, जबकि आगे चलकर जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ बाबर अवान साहब से इस वक्त जो इलेक्शन रिफॉर्म्स का मामला है, मुल्क की सियासत में मरकज़ मौजू वो बना हुआ है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हुकूमत ने इस हवाले से कौमी असम्बली से अपोजिशन की राय लिए बगैर ही बिल पास करा लिया और इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात को भी खातिर खां में नहीं लाया गया। ये अपोजिशन का बड़ा एतराज़ है। अब हुकूमत ने साफ साफ कह दिया कि बिल्स में कोई तब्दीली नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की जानिब से की गई जो 28 तरामीम है उन पर एतराज़ उठाया है, जबकि 13 को मुल्क की आइन से मुतसादिम करार दिया। अब इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आबादी की बजाय वोटर्स पर हल्का बंदियों की तजवीज़ आइन से मुतसादिम है। सेनेट इलेक्शंस को सीक्रेट बैलेट की बजाय ओपन वोटिंग आइन और सुप्रीम कोर्ट की राय के खिलाफ है। गुज़श्ता दिनों हुकूमत को लिखे गए खत में इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टों के इख्तियार से मुतालिक भी ये कहा है कि आइन के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, ना कि नादरा का। मगर वफाकी वजीर इतलात फवाद चौधरी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात पर उन्हें जो है वो उन्होंने ये कहा है कि वो सियासी जुमात ना बने और इसी जो पार्लियामेंट में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सवालात नहीं उठा सकता। पार्लियामेंट ये बताएगी कि इलेक्शन कैसे होंगे, कौन कराएगा, किस तरह से होंगे। आखिर हुकूमत इस मामले पर जो हमें नजर आ रहा है वो जिद्दी क्यों बनी हुई है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने आज असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तिलाफात के मामले पर 14 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी है, जबकि इस तमाम मामले पर बात करेंगे मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान साहब से, जो इस कमेटी में भी शामिल हैं। और आज उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से इन्हीं मामलात पर बड़ी अहम मुलाकात की है। डॉक्टर बाबर अवान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, पहले तो सर ये बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा एक अहम फैसला आया है और इससे हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ की हार और अपनी जीत करार दे रही है, लेकिन सर फैसला तो उनकी अदम हाजिरी पर हुआ। मतलब नवाज शरीफ अगर कल को वापस आ जाते हैं तो इनके फैसलों के खिलाफ अपीलें फिर भी सुनी जाएंगी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। तो हुकूमत किस चीज की जो है वो खुशी मना रही है? थैंक यू आदिल शाहजेब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब के केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है उसके 3 पैराग्राफ्स ज़रा गौर से पढ़ने की ज़रूरत है। पहला पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 9, जिसमें उन्होंने हयात बख्श केस का जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है और वो ये कहती है कि अगर कोई शख्स मफसरूर हो तो वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं और बुनियादी हुकूक हैं उनसे महरूम हो जाता है। दिस इज़ नंबर 1। ठीक। दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स अदालत का प्रोसेस अब्यूज़ करे और अपनी मर्ज़ी की मुताबिक अदालत को और उसके अमल को चलाने की कोशिश करे तो इसको अदालत नहीं मानेगी। दूसरी जो जजमेंट है वो जजमेंट है जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाली। इसका जिक्र है पैराग्राफ नंबर
2011 में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े ज़ोरदार अल्फाज में इसी को दोहराया हुआ है। अब आ जाइए जो ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट, जिसके एक हिस्से का जिक्र आपने किया और आपने बताया अपने देखने वालों को और सुनने वालों को कि उसमें लिखा हुआ है कि रिसरेक्शन के लिए वो दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन साथ ही लिखा हुआ है पूरे मेरिट उन्होंने डिस्कस किए, जो ट्रायल कोर्ट के मेरिट्स थे वो उन्होंने डिस्कस किए। उन्होंने कहा ये एक फेयर ट्रायल था, आइन के आर्टिकल 10A के तकाजे इसने पूरे किए। एविडेंस के बारे में उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड हुई, उस पर उन्होंने वकीलों ने जरा की, सारे मेरिट्स तो डिस्कस हो गए। जो आखिर में उन्होंने कहा है रिसरेक्शन के बाद, वो एक पढ़ने वाला पैराग्राफ उसमें से ये हिस्सा है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें उन्होंने कहा है कि रिसरेक्शन की सूरत में, यानी नवाज शरीफ गिरफ्तार होते हैं, रिसरेक्ट होता है केस और अदालत के सामने वो पेश होते हैं और अदालत इस नतीजे पे आती है कि इसको सुनना चाहिए, दरख्वास्त ही दे सकते हैं ना। उन्होंने ये तो थोड़ा ही कहा कि अपील अलाउ हो जाएगी, तो वहाँ उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक फैसला होगा। कानून जो है वो ये कहता है कि अगर कोई अपील है तो उसमें रिप्रेजल ऑफ एविडेंस होगी, जो एविडेंस निचली अदालत के सामने रिकॉर्ड हुई है उसको दोबारा देखा जाएगा, और वो तो सारा उन्होंने देख लिया है, पूरा तफसील के साथ लिखा हुआ है। इसलिए मुझे इस बात पे कोई इबाम नहीं है कि अदालत ने ये मुकम्मल इंसाफ करने के लिए एक रास्ता उनको दिया है, लेकिन ये तो बाइज़्ज़त अगर कोई शख्स होगा तो वो ये रास्ता इख्तियार करेगा ना कि अदालत ने रास्ता दिया है तो मैं सरेंडर करता हूँ। फिर इसका जो दूसरा पोर्शन है उसके पे जस्ट वन लाइन, वो ये है कि जो सज़ाएँ थीं वो सारी की सारी मुअत्तल हो गई थी जब उनकी बेल हुई थी, तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो गई थी। आज फिर पिछले जितने ऑर्डर्स हैं उनकी बेल समेत सारे ऑर्डर्स वो मर्ज हो गए फाइनल जजमेंट में जो आज आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो इसलिए ये जजमेंट ऑपरेटिव है और नवाज शरीफ साहब के लिए एक नई परेशानी की इसमें से पूरी एक सीरीज निकलेगी। ठीक है। अच्छा बाबर अवान साहब, ये तो टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर, आप तो बड़े माशाल्लाह मंजे हुए सीनियर लॉयर हैं पाकिस्तान के, ये फैसला टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर हुआ, लेकिन उस पर ये लोग अब सुप्रीम कोर्ट में भी नून लीग वाले जा सकते हैं। बुनियादी सवाल यहाँ पे ये है कि नवाज शरीफ साहब को शुरू दिन से ये कह रहे हैं हम वापस लाएंगे। अब देखिए परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में भी अदालतों ने फैसले दिए थे, उनको भी वापस नहीं लाया जा सका। तो क्या पॉसिबिलिटी है, गवर्नमेंट का प्लान क्या है, किस तरह आप उनको वापस लाएंगे? हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है नहीं बरतानिया से, उनके एक बड़े अहम वजीर यहाँ पे आए भी हुए हैं, इंटरपोल के जरिए आप रब्ता करेंगे, उसकी भी पॉसिबिलिटी बड़ी कम है। कैसे इंश्योर करवाएंगे कि नवाज शरीफ साहब अगर वो खुद आना चाहें वो अलग बात है, अदरवाइज तो नामुमकिन सी बात है उनको वापस लाना। मैं एक इस बात पे एक शॉर्ट सा कमेंट करना चाहता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट भी नवाज शरीफ के आने के बाद ही जा सकते हैं, उसकी गैर मौजूदगी में नहीं जा सकते। इसलिए कि वो सारा रास्ता मैंने जिस तरह बताया आपको, 2 केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी सूरत में वो बंद है रास्ता, 1। नंबर 2, गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं। पहला ये देखने वाली बात है कि इसके 2 पहलू हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर साहब ने ये लिख के दिया हुआ है कि मैं भाई को वापस लाऊंगा, और ये लिख के दिया हुआ है अल्लाह के नाम के हल्फ के ऊपर, सोलम अफर्मेशन के ऊपर उन्होंने लिख के दिया हुआ है कि मैं उसको वापस लाऊंगा। इखलाकी तौर पे उनको फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, अपने ओहदे से स्टेप डाउन कर जाना चाहिए, इसलिए कि वो अदालत में लिखे हुए बयान से मुकर गए, 1। दूसरा ये कि नवाज शरीफ के ऑप्शन पहले 2 देख लें, उसके बाद मैं अपने ऑप्शन की बात करता हूँ जो गवर्नमेंट के पास है। नवाज शरीफ के पास पहला ऑप्शन ये था कि वो ये कहते थे कि मुझे इंसानी हुकूक की बुनियाद के ऊपर एक्सटेंड किया जाए। जब 6 महीने ख़त्म हुए, आपसे मेरी याद है आपने मेरा इंटरव्यू किया था BBC के प्रोग्राम में ही, आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई। उस शहर के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं, कितना अर्सा को करा सकता है। 6 जो है वो ख़त्म हुए जब, तो उन्होंने 6 महीने के लिए लोगों को एक्सटेंड कर दिया कोविड-19 की वजह से, जो इलीगल थे वो भी रह गए। अब उनके पास बहाना ये था कि मैं इलाज करवाने के लिए आया हूँ और कोर्ट ने मेरी जजमेंट सस्पेंड की, वो बहाने सारे ख़त्म हो गए। पहला ये है कि वो सरेंडर करें, जिसका कोई चांस नहीं है, इसलिए कि उनको पैसे से प्यार है, इस वतन की मिट्टी से वो प्यार नहीं करते, इसलिए वापस नहीं आते। जब तक उनको डील नहीं मिलती, ना जद्दा से आए थे ना वो लंदन से वापस आए। अब दूसरा जो इनके पास है वो बहुत ज़ोरदार ऑप्शन ये है कि ये बहाने ख़त्म होने के बाद, थोड़ा बहुत कुछ मेरे इल्म में है लेकिन ये जो ताज़ा है इसके ऊपर अभी मैं बात नहीं करना चाहता, जो ये बहाने ख़त्म होने के बाद, एक आपको पता है पिछले साल 2020 में इंडिया का एक शख्स जो उस ट्रीटी की रूह से नहीं बल्कि कॉन्विक्ट था, उसको वहाँ से एक्सट्राडिट करके इंडिया सज़ा भुगतने के लिए भेजा गया है।
तो अब इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे रहना, और गवर्नमेंट पूरा जोर लगाएगी। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जरूरी नहीं है, वो इलीगल इमिग्रेंट हो गए, उनके पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट था, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, और उसके साथ ही वो कॉन्विक्ट हैं। तो सजा याफ्ता आदमी को रखना ये बहुत मुश्किल होगा। आपको मालूम है पहले भी उनकी पार्लियामेंट के अरकान जो है उन्होंने भी ये सवाल अपनी गवर्नमेंट के सामने उठाया कि आपने इनको कैसे रखा। अच्छा डॉक्टर साहब, कतई कलामी की माफी, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब ये कह दें, जिस तरह कल मरियम नवाज ने नुक्ता उठाया कि जी आप उनकी जान की गारंटी दें तो मैं उनको कल आ जाएंगे, तो वहाँ पे तो ह्यूमन राइट्स वाले ग्राउंड्स पे वो कह सकते हैं कि वहाँ पे उनकी जान को खतरा है, और जाहिर बात है उनकी जान को तो खतरा है, और वहाँ पे वो ये भी कह सकते हैं कि उन्हें हुकूमत वक्त से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। हुकूमत वक्त का इसके साथ ताल्लुक क्या है? देखिए ये बात वो है जो उन्होंने जब वो जाने के लिए बहाना लगा रहे थे अपने प्लेटलेट्स का, तो उस वक्त उन्होंने ये बहाना लगाया था साथ कि जी जान अगर चलेगी तो कौन जिम्मेदार है। ये 2 अदालतों में ये उन्होंने बात की, और जजेस ने फिर वो एक क्वेरी की सूरत में गवर्नमेंट से पूछा कि अगर ये खुदा न खास्ता फौत हो गए तो फिर क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा। एक बात ये, वो दूसरा वो तो अल्लाह जिम्मेदार है, जो पैदा होता है उसका अल्लाह जिम्मेदार है। ले जाने का वक्त उसने मुकर्रर किया हुआ है, उसने कहा ये दुनिया खेल कूद का एक मैदान है जिसका टेस्ट है, वो टेस्ट पास करेगा तो फिर पुलसरात पे आसान रहेगा। वो एक और तरह की बहस वो छेड़ना चाहते हैं। वहाँ पे जो लॉ में लिखा हुआ है उसका एक लफ्ज़ भी किसी के लिए चेंज नहीं किया जा सकता। जो लॉ में लिखा हुआ है उनके लॉ के मुताबिक इनको वो रियायत नहीं मिल सकती कि वो ये कहें कि मेरे, ऐसी रियायत सिर्फ उस सूरत में मिल सकती है कि अगर कोई किसी को सजाए मौत होनी हो उस मुकदमे में, वो इंसानी हुकूक की बुनियाद के ऊपर उसको, जाहिर है वो पहले दरख्वास्त देगा, फिर वो दरख्वास्त देगा सियासी पनाह की, वो फिर उस दफ्तर में जाएगी और फिर उसके ऊपर प्रोसेस होगा। तो ऐसा तो कोई केस उनके खिलाफ इस वक्त पेंडिंग नहीं है, इसलिए ये बहाना उनके काम नहीं आने वाला। उनको वापस आने का रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल करूंगा और गुजारिश है कि अगर मुख्तसरन बताइए, क्योंकि आपसे मुझे ECP वाले मामलात पे और इलेक्टोरल रिफॉर्म से बड़ी अहम गुफ्तगू करनी है। ये जो नुक्ता उठाते हैं नून लीग वाले, एक जज साहब का नाम लेके कि जी उन्होंने जो फैसले दिए, फिर उन्होंने इकरार किया नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कि मैं ब्लैकमेल हो गया था, तो वो फैसले अब जज अगर खुद इकरार कर रहा है तो वो फैसले कैसे स्टैंड करते हैं? तो अदालतों को ये फैसले भी, ये इस पर आपका क्या जवाब है? वो अगर ये कह रहे हैं कि जी जज को ब्लैकमेल करके उनके खिलाफ फैसले लिए गए, जज खुद भी इकरार कर रहा है, हाउ डू यू सी दैट? ये इकरार जो है ये जस्टिस नसीम हसन शाह साहब मरूम व मगफूर चीफ जस्टिस साहब उन्होंने भी किया था शहीद भुट्टो के मुकदमे में। ये इकरार बाकायदा टेप रिकॉर्ड हुई है शहबाज शरीफ साहब की आवाज़ जस्टिस क़य्यूम मलिक साहब के साथ और जस्टिस राशिद जो साबिक चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ था? क्या वो फैसले चले गए कहीं हवा में उड़ गए इस वजह से कि किसी जगह पे कोई इस तरह की गुफ्तगू या कोई वीडियो या कोई ऑडियो मौजूद है? मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। ये पॉइंट अगर वो समझते हैं कि इसकी बुनियाद के ऊपर कोई जजमेंट वैलिड नहीं रही तो ऑल दी मोर रीज़न, इखलाक को छोड़ दीजिए, पार्लिमानी आदाब को छोड़ दीजिए, मुल्क के कानून को छोड़ दीजिए, आइन की बालादस्ती को छोड़, नवाज शरीफ को फिर कहें वापस आ जाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन वाले मामलात पे थोड़ी सी गुफ्तगू करें। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, क्या इसमें कोई वे फॉरवर्ड भी नजर आ रहा है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का इस वक्त जो मामलात हैं, देखिए उन्होंने तकरीबन 28 तरामीम पर एतराज उठाया है, 13 को मुल्की आइन से उन्होंने मुतसादिम करार दिया, और साथ में कि जी आप जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए लेजिस्लेशन तो आप कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम का हमें कुछ पता नहीं कि कोई सिस्टम, और वो जो 2 ऑडिट फर्म्स हैं उन्होंने इस सिस्टम पर जो यूज करना चाह रहे हैं उन पर एतराजात भी उठाए हैं। तो सर ये क्या खिचड़ी पक रही है? क्या ये मामला हल भी हो पाएगा या नहीं? ये सारा मैंने देखा इसलिए कि मेरी मिनिस्ट्री को इन्होंने खत लिख के भेजा था। ये इस पे मैं शॉर्ट 3 कमेंट करता हूँ। पहला कमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, हमारा शुरू से ये ख्याल रहा है और शुरू से ही हमारा यही हुकूमत का रिजॉल्व भी रहा है कि उनको हम देखेंगे। ज़ाहिर है लेजिस्लेशन तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसी ने करनी है ना। बाहर अब शहबाज शरीफ साहब ने एक और शोशा छोड़ा, उन्होंने कहा जी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, हालांकि मेजॉरिटी पार्टी हम है, तो ऑल पार्टीज APC बुलाएंगे तो वो जो फ्यू पार्टीज कॉन्फ्रेंस उसको कहा जा सकता है, FPC APC नहीं है, इसलिए कि मेजॉरिटी पार्टीज हमारे साथ हैं, इसलिए मरकज़ में और 3 सूबों में हमारी हुकूमत है, तो पार्लियामेंट में ही जाना पड़ेगा। एक पहलू इसका। दूसरा जो मैं कमेंट करता हूँ वो ये है
कि हमने सारा प्रोसेस पूरा करने के बाद कमेटी से निकाल के, पार्लिमानी कमेटी से उसको मंजूर करा के फिर हमने पार्लियामेंट में ये पेश किया था। अब जो नई तीसरा आखिरी कमेंट ये है कि नई जो कमेटी बनी है पार्लिमानी, उस कमेटी के सारी पार्टियां सेनेट में मौजूद हैं, जो उसमें शरीक हैं वो सारी सेनेट में हैं, और सेनेट में उससे ज़्यादा पार्टियां और भी मौजूद हैं जो इलाकाई छोटी पार्टियां हैं। तो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जो तजावीज़ आएंगी हम उनको कंसिडर करेंगे और फिर पास इसको करना है हतमी तौर पे सेनेट की वो कमेटी जिसको सेनेट के हाउस ने प्रॉपर्टी के तौर पे रेफर किया, और वहाँ ये सारी पार्टियां मौजूद थी। किसी ने ये नहीं कहा कि इसको बिल को वापस ले लिया जाए, किसी ने नहीं कहा, और वो बिल कमेटी को सुपुर्द हुआ और किसी ने उसका इख्तलाफ भी नहीं किया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब देखिए, लेजिस्लेशन तो पार्लियामेंटेरियन का काम है और ये पार्लियामेंट में होनी चाहिए, लेकिन ईसीपी के जो एतराज़ात हैं, मतलब मुझे तो ये यहाँ तक किसी ने कहा कि जो सदर साहब की कमेटी बनी है उन्होंने अपना नुमाइंदा भिजवाना भी बंद कर दिया है। तो कब और कैसे ईसीपी को कम से कम, देखिए एक आईनी इदारा है, कि उनको भी पूरी तरह एतमाद में लाया जाए कि उनकी जितनी भी मैं ग्रीवेंसेस तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी जो इवन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने जो ऑडिट कराया था थर्ड पार्टी, वो इंदिरा नामी फर्म ऑडिट फर्म से, वो कह रहे हैं कि वो उसको अगर गवर्नमेंट देखे ना तो ये ओवरसीज वोटिंग पे ना जाए और ईवीएम वाली चीज़ों पे एतमाद को लिया जाए। वो मिनिस्ट्री आईटी ने किया था, इंफॉर्मेशन ने नहीं किया था। दूसरा ये है कि वो हमने देखा है और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये पास कराएंगे दोनों बिल और उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारा रास्ता अपोजिशन के लिए और सारे स्टेक होल्डर्स के लिए खुला हुआ है, इसलिए ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम जाएं या ना जाएं। ये चले गए हैं और एक हाउस में से ये निकल के कानूनी और आइनी तौर पे ऊपर वाले हाउस में चले गए। अब आपके सवाल की तरफ कि वो चिड़िया का पर किसी को मिला तो उसने कहा कि यहाँ से शहबाज एक पूरा डार था जो मैंने देखा था, ये इस तरह की खबरें हैं। आज मैंने 2 मीटिंग्स थी, एक मैंने अटेंड की और फिर मुझे शॉर्टली वापस आना था प्रेसिडेंसी में, और फिर प्रेसिडेंट साहब से मेरी अलहदा भी मुलाकात हुई और मैंने वापस आना था, पार्लियामेंट चल रही थी, तो उसमें इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा मौजूद था। ये अफसाने घड़ने वाले, ये टेबल स्टोरियाँ बनाने वाले, ये तजज़िये के नाम के ऊपर सियासत करने वाले, इन सब को चाहिए या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में ये सारा काम छोड़ के शामिल हो जाए, और फिर ज़ाहिर बेशुमार सहाफ़ी मुशाहिद हुसैन सैयद समेत सियासत में आए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। डिसइंफॉर्मेशन तो ना फैलाया करें। इदारों के साथ हमारा किसी तरह के साथ कोई झगड़ा नहीं है। आपको ये किसी और की नहीं, मेरी अपनी खबर है, बड़े अहम जिम्मेदार जरिए से मेरी रिस्पांसिबल बंदे से चलिए आदिल साहब, ये मुझे और लोगों ने भी पूछा है, और जिम्मेदार लोगों ने पूछा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि इस गवर्नमेंट का किसी इदारे के साथ कोई तनाज़ा नहीं हुआ। ये बड़े अफसोस की बात है अपोजिशन के लिए कि क्यों झगड़ा नहीं हो सका। और जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट्री अफेयर्स डील करती है, वो पॉइंट ऑफ व्यू हम कंसिडर करेंगे, बातचीत करेंगे, और उसमें से अगर आम बात है कोई उसको मानेंगे, जो गलत बात है उसको नहीं मानेंगे, जो बाकी बचेगा अपोजिशन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स का, उस पर हम वोटिंग में चले जाएंगे। पार्लियामानी तरीका यही है या इसके अलावा भी कोई पार्लियामेंट बाहर लगाए? वे आउट, ठीक है सर, वे आउट अगर तो सेनेट में आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि ये मंजूर करवा लेंगे? अदरवाइज तो आपको जॉइंट सेशन पे फिर जाएंगे, स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन होता है, जिस तरह फेटेफ का आपको याद है, ऑपोजिशन के साथ हमने बहुत लंबी गुफ्तगुएं की, कोई 21 के करीब उनके साथ मीटिंग्स होती रहीं, और उसके बाद भी जब सेनेट में हम गए तो एक बिल पे उन्होंने हाँ कर दी, दूसरे पे ना कर दी, फिर हमें वापस जॉइंट सेशन बुलाना पड़ा और जॉइंट सेशन में हमने वो पास करवा लिया। ये तो एक आईनी तरीका है, लेकिन मैं आई डोंट वांट टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कि मैं आखिरी बात पहले दिन नहीं करना चाहता, इसलिए कि हमने अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं। और ये जो कमेटी है, ये मीनिंगफुल डायलॉग इसमें हम करेंगे इस कमेटी में, और फिर इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो जा सकती हैं TORs के मुताबिक जा सकती हैं जो सेनेट की कमेटी है, और वहाँ से बिल पास हो जाएगा। वैसे भी हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, लेकिन ये चूंकि हमारा कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, ये तो
1977 से लेके 2018 तक हर इलेक्शन को कहा जाता है ये बड़ा बुरा इलेक्शन था, इसमें धांधली होगी, हमने उसका खात्मा करना है। और मैं एक बात और जो अभी तक किसी ने नहीं की मैं बता दूं, इसमें से ये जो 49 है ना, इसमें से 40 के करीब वो रिकमेंडेशंस हैं जिस पे अपोजिशन के साथ पहले मुज़ाकरात हो चुके हैं, 2017 के बाद मुज़ाकरात हो चुके हैं। ये जब रिकॉर्ड खुलेगा तो सारे कौम के सामने आ जाएगा, इसलिए ये पास होने हैं बिल इंशाल्लाह। डॉक्टर बाबर अवान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजीन, एक ब्रेक का, जिसके बाद जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे और उसके बाद PSL पे बड़ा एक अहम सेगमेंट हम करेंगे। शाहिद खान अफरीदी साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, पार्लिमानी उमूर के मुशीर हैं। वज़ीर-ए-आज़म से उनकी आज बड़ी अहम मुलाकात भी हुई और आपने उनको सुना, जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर एतराज़ात अपोजिशन उठा रही है उस पर उन्होंने तफसीली जवाबात दिए। और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया नवाज शरीफ साहब के बारे में, उस पर भी उनकी राय हमने आपके सामने रखी। इस वक्त जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका कमेंट लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो अब तकरीबन ये तय हो गया है कि अदम हाजिरी पर यह फैसला हुआ कि जो भी एहतसाब अदालतों ने सजाएं सुनाई थी वो उसी तरह हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब तो यहाँ पे है नहीं, जब वो आएंगे तो उनको सुन लेंगे। सर, एक तो आपकी क्या राय है इस आज जो कुछ हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हाउ डू यू सी इट? देखिए, लॉ ये है और प्रोसीजर ये कि जब कोई आदमी क्रिमिनल केस में अपील फाइल करता है तो वो लाजिम है कि वो मौजूद हो अपने आप को सरेंडर करने, क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया। तो इस वास्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस नतीजे में पहुंची कि उनकी अपील वो सुन नहीं सकते। मेरे ख्याल में ये फैसला सही है उनका, टेक्निकल वजूहात से कि वो सुन नहीं सकते क्योंकि वो खुद मौजूद नहीं है। एक जजमेंट भी है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन जो दूसरी साइड है नवाज शरीफ साइड, वो रिलाई कर रहे थे ये नई अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें ये कहा गया है कि हर एक इंसान को क्रिमिनल ट्रायल में वो उसको फुल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने आप को डिफेंस करने। उसको उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन हर सूरत पॉइंट ये है कि वो मौजूद नहीं है, तो जैसे टेक्निकली वो उनकी अपील नहीं सुन सकते। तो टेक्निकल बुनियाद पर उन्होंने उसको नहीं सुना, लेकिन इसके मतलब ये नहीं किया कि उसके मतलब कि वो अपील खत्म हो गई। अगर वो चाहें तो उसको करेक्ट कर सकते हैं, और वो अगर आ सकते हैं नवाज शरीफ साहब खुद, तो यकीनन वो सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट द्वारा सुनने के लिए उसको सुनना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, शायद उस्मान साहब, यहाँ पे मेरा एक सवाल आपसे ये है, क्या इसका मतलब ये कि एक शख्स अगर बीमार भी हो तो फिर भी ऐसा ही होगा जिस तरह आपने 10A का जिक्र किया कि उनको सुनना लाजमी है? लेकिन देखिए, बीमार की बात और है जी, बीमार की बात और है, उसके लिए फिर आपको प्रूफ देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मरियम नवाज साहिबा ने खुद ही कहा है कि अब नवाज शरीफ साहब सही हो गए हैं, ठीक ठाक हो गए हैं, तो अब उसके बाद फिर तो वो एक्सक्यूज नहीं रहता ना कि वो बीमार हैं। लेकिन बस सूरत अगर बीमार हैं और बहुत शदीद बीमार हैं तो यकीनन हाई कोर्ट उसको सुन सकती है, लेकिन ये कह सकती है कि अभी हम नहीं सुनेंगे, जब वो ठीक हो जाएंगे उसके बाद सुनेंगे। लेकिन प्रिंसिपल ये है कि क्रिमिनल केस में अपील उसी वक्त आप फाइल कर सकते हैं कि आपके खुद मौजूद हो, वो मौजूद नहीं थे, इस वजह से उन्होंने उसको सुनने से इनकार कर दिया। अच्छा, शाइक उस्मानी साहब ये बताइएगा, क्या आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरमाया उसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट क्या अब बरतानवी हुकूमत से, एक तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हमारी उस तरह से नहीं है, क्या ये कहा जा सकता है कि देखें जी यहाँ पर केसेस हैं, वो आ रहे नहीं हैं, तो आप मेहरबानी करके उनको भिजवा दें, डिपोर्ट कर दें, जो भी उनका नाम हो, या इंटरपोल के पास जा सकती है? क्या ऐसा कुछ है गवर्नमेंट कर सकती है? नहीं, देखिए वो एक और चीज है, उसका जुडिशियल प्रिंसिपल से कोई ताल्लुक नहीं है।
ये एक जुडिशल चीज है कि उनकी अपील सुनी जा सकती है कि नहीं सुनी जा सकती। टेक्निकल पॉइंट पर उनकी अपील जो है खारिज कर दी गई, लेकिन वो उनको वापस आना चाहिए नहीं आना चाहिए तो एक अलग इश्यू है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है बिटवीन टू गवर्नमेंट्स, और वो अगर उसको कन्विंस कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड को तो वो कर सकते हैं, कन्विंस कर दें, लेकिन वो मेरे ख्याल में मुश्किल है क्योंकि आमतौर से इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता। शायद उस्मानी साहब, आखिरी सवाल आपसे, क्या अब ये कहा जा सकता है कि नून लीग अब ये साबित नहीं कर पाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि नवाज शरीफ साहब अभी तक बीमार हैं, या साबित नहीं करना चाहती, या वो डॉक्यूमेंट्स मजीद नहीं देना चाहते? नहीं, और सिर्फ इससे ये साबित हुआ है कि नवाज शरीफ साहब को खुद मौजूद होना चाहिए था, वो मौजूद नहीं है, वो एब्सकॉन्डर हैं, इस वजह से उनकी अपील खारिज हुई। अगर वो खुद आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब वापस, तो यकीनन वो दोबारा वो अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, और कह सकते हैं कि मैं आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी अपील सुने। वो अपील सुनने पे लाजिम होगा उन पे सुनना। अब दूसरा उनके पास ये एक इशू ये भी तरीका है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और सुप्रीम कोर्ट में जाएं और उनसे ये डायरेक्शंस लें कि उनकी गैर मौजूदगी में भी अपील सुनी जा सकती है। तो वो एक नया फैसला होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले के मुतसादम होगा। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद हमें अंदाज़ा है आप सारे इस वक्त बड़े इंटरेस्टेड होंगे कि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का जो फाइनल खेला जा रहा है PSL का अबू धाबी में, क्या खबरें हैं और क्या उस पर तजिया है, कौन जीत सकता है। बूम बूम अफरीदी हमारे मेहमान होंगे, शाहिद खान अफरीदी हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान सुपर लीग 6 का फाइनल मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान अबू धाबी में खेला जा रहा है। दोनों टीमें एक दूसरे को हराकर PSL 6 की ट्रॉफी उठाने के लिए पुरज़्ज़म है इस वक्त, और मुल्तान सुल्तान्स पहली बार PSL का फाइनल खेल रही है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी चौथी मरतबा फाइनल में पहुंची है। दोनों टीमें मौजूदा PSL से पहले भी 8 मरतबा एक दूसरे के मुकाबल रह चुकी हैं। मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 5 मरतबा शिकस्त दी है, जबकि पेशावर ज़ल्मी मुल्तान्स को सिर्फ 3 दफ़ा हरा चुका है। अब रवां सीजन में दोनों टीमें 2 बार आमने सामने आई, एक मैच दोनों जो हैं वो जीत चुके हैं। यूं आज के मैच में लग रहा है, अगर फिगर्स पर नजर डाली जाए, दोनों का पड़ला बराबर है। मुल्तान सुल्तान इस तारीखी मौके पर अपने साथी शाहिद खान अफरीदी को याद कर रही है, जो इंजरी के सबब अबू धाबी नहीं जा सके थे, और अब से कुछ देर पहले मैंने उनका इंटरव्यू भी किया। बूम बूम अफरीदी हमारे साथ। शाहिद खान अफरीदी साहब, PSL का फाइनल चल रहा है, दोनों टीमें बराबर की टक्कर की हैं, आप दोनों से वाबस्ता रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी के पहले कप्तान थे आप, मुल्तान सुल्तान में अब इस वक्त आप हैं, किसकी जीत की ख्वाहिश रखते हैं आप? जी आदिल, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, नया चैनल चेंज किया, अपने डॉन की तरफ आए हैं, और आप भी मेरी तरह के एक जगह टीम का हिस्सा नहीं बनते। ऑब्वियसली ख्वाहिश है यार, इसलिए कि जितनी एफर्ट करके मुल्तान सुल्तान पहुंची टीम, और मेरी अपनी टीम है, मेरी ख्वाहिश है कि मुल्तान सुल्तान जीते। ओवरऑल अगर कम्बिनेशन देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी का कम्बिनेशन हमेशा से बहुत ही जबरदस्त रहा है, और अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। अच्छा शाहिद भाई, थैंक यू सो मच, आपने विश किया, और दुआ गो हूं कि जिस तरह मुझे अब डॉन की तरह पक्की टीम मिल गई है, आपको भी एक पक्की टीम मिल जाए। ये बताइएगा कि मुल्तान सुल्तान जिस तरह सामने आई, हैरान कौन है, बड़ी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही, क्या उसमें क्लिक क्या हुआ क्या कि अचानक ही एक टीम फाइनल तक रसाई पहली दफा उन्होंने हासिल की? आदिल, मेरे ख्याल में हमारा टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। शुरू में क्यों नहीं जीत पा रहे थे, मेरे ख्याल में जिस प्लान के तहत यहाँ की पिचेस पे हमारी टीम खेलनी चाहिए थी, हम बहुत ज्यादा बैट्समैन के साथ जा रहे थे, जो कि हमें बॉलर्स की जरूरत थी। लेकिन जो प्लान अब मैनेजमेंट अबू धाबी में पहले मैच से नजर आया है, वो बहुत अच्छा नजर आया है, और अच्छी बात ये थी कि हमारे इंडिविजुअल परफॉर्मर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे शान को देखें आप, सोए मकसूद को देखें, रिजवान आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह टीम को लीड करते हुए जा रहे हैं, धानी हो गया बॉलिंग अगर यूनिट में देखा जाए, एंड देन फिर
आपका सुहेल तनवीर ने लास्ट मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है फाइनल से पहले, तो हमें इस तरह के इंडिविजुअल परफॉर्मर्स चाहिए थे, इसलिए कि ये टीम एक दो प्लेयरों की वजह से नहीं जीती। जब 5-6 प्लेयर्स की बैटिंग एंड बॉलिंग में परफॉर्मेंस होती है तब जाके टीम जीती। अच्छा, इस मौजूदा 6 में किसी की अगर कमी महसूस हुई तो वो लाला की थी। आपके फैंस, आपकी टीम काफी मिस किया। मुल्तान सुल्तान के कप्तान, आपने उनका जिक्र भी किया, रिजवान का, वो भी कल कह रहे थे कि लाला की सबसे ज्यादा याद आ रही है। आपने खुद भी फाइनल को मिस कर रहे हैं? काश मैं फाइनल में होता, आज खेल रहा होता। मिस तो मैं ज़ाहिरी बात है कर रहा हूँ कि फाइनल में टीम पहुंची और मैं यहाँ कराची में बैठा हूँ। एज ए क्रिकेटर एक बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग होती है टीम आपकी क्वालिफाई कर जाए फाइनल के अंदर। आई नो रिजवान से मेरी मैसेजेस पे, शोएब मकसूद, शान, इन सबसे बात होती रहती है। जो मुझे नजर आता है टीवी पे बैठ के उनसे गपशप लगाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये फाइनल और इसमें परफॉर्म करने की कितनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको अवेल करें इस चांस को। तो बात होती रहती है मेरी। अच्छा शायद अब छठा सीजन आज खत्म हो जाएगा। अब PSL का पौधा जो सेठी साहब ने लगाया था वो तनावर दरख्त बन चुका है। अभी भी क्या कुछ कमी है, कुछ कोताहियां, कमजोरियां PCB की, क्या कुछ आप देखते हैं कुछ अहम तब्दीलियां करनी चाहिए PCB और फ्रेंचाइजीज को कि थोड़ा सा एक अपलिफ्ट नजर आए हमें 7th PSL में? देखिए आदिल, पहले तो मैं मुबारकबाद भी देना चाहूंगा PCB को। आई थिंक एक मुश्किल कोविड सिचुएशन चल रही थी, हो रही है नहीं हो रही लीग, एक बहुत मुश्किल डिसीजन था। तो PCB को बड़ा इस चीज का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने दोबारा ऑर्गेनाइज किया और इस PSL को खत्म किया। देखिए कमी, अब जब कमियां होती तो आप सीखते हो, आप अपनी गलतियों से सीखते हो, अंदर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मेरी नजर में मैं समझता हूँ जो लीग्स होती हैं वो जब तक अपने मुल्क के अंदर ना हो उसका वो फायदा नहीं है। और अपने क्राउड, अपना ग्राउंड, आई थिंक स्पॉन्सर्स को बहुत ज्यादा इस चीज का फायदा होता है। तो मेरे ख्याल में मेरी ख्वाहिश है कि जब भी लीग हो पाकिस्तान के अंदर हो वो ज्यादा बेहतर। ठीक है। PSL के बतौर ब्रांड अगर PSL को देखा जाए, किस तरह का ब्रांड PSL बन चुका है? ऑब्वियसली IPL से तो अभी भी हम काफी दूर हैं। क्या इस ब्रांड की बुनियाद पर पाकिस्तान की क्रिकेट का मुस्तकबिल ताबनाक आप देख रहे हैं? देखिए हर मुल्क की अपनी एक लीग होती है और वो उसके लिए बड़ी होती है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब PSL जो है वो IPL नो डाउट बहुत बड़ी लीग है, दुनिया भर के क्रिकेटर्स आते हैं, इसी तरह PSL के अंदर आते हैं। अगर कोई फर्क है तो मैं समझता हूँ कि पैसों का फर्क होगा। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि हमारी लीग वन ऑफ द बेस्ट। शायद भाई मौजूदा PSL में अगर देखिए PSL 6 में तो ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस जो सामने आई, हसन अली की परफॉर्मेंस थी, दानी की शानदार परफॉर्मेंस थी। ये जो प्लेयर्स का एक बैंक तैयार हो रहा है कौमी टीम के लिए कितना शानदार है। किस किस खिलाड़ी को कौमी टीम का हिस्सा बनते देख रहे हैं आप? देखिए लीग क्रिकेट कराने का फायदा ही यही है कि आपको नया टैलेंट सामने आए और नए टैलेंट के साथ जैसे जितना भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टीम के अंदर जो आपको 4-5 प्लेयर नजर आते हैं ये सारे PSL से ही सामने आए हैं। PSL ने अपॉर्चुनिटी दी है प्लेयर्स को और इंशाल्लाह आगे जैसे आपने हसन अली की बात की है, धानी की बात की है, कि वो प्लेयर्स हैं जो इसी PSL से निकले और धानी भी उन्हीं में से है। इंशाल्लाह 1-2 साल फर्स्ट क्लास सीजन खेलेगा और ज्यादा मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होगा वो और टैलेंट आएगा सामने, टैलेंट आएगा। स्लो आ रहा है, कम आ रहा है, लेकिन अच्छा टैलेंट आ रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह टैलेंट आता रहेगा इस लीग से। ठीक है। अच्छा शायद भाई T20 का आ रहा है, क्या समझते हैं पाकिस्तानी स्क्वाड कितना तैयार है? क्या एक बार फिर वर्ल्ड T20 चैंपियन बनने की हम उम्मीद कर सकते हैं एटलीस्ट? मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप की तैयारियां जो है वो 8-9 महीने पहले शुरू हो जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है ना वो भी आपको टीम का कॉम्बिनेशन बनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम बनाती हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि जो भी है इस वक्त एक ही टीम को लेके चलें, लड़कों को कॉन्फिडेंस दें और क्योंकि जैसे कि अब क्विक चेंज, अचानक कुछ चेंजेस नज़र आती हैं, ये भी समझ से बाहर है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और मैं ये चाहता हूँ कि एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ वर्ल्ड कप के अंदर टीम जानी चाहिए। अच्छा जाते आएगा PSL 7 में शाहिद खान अफरीदी बूम बूम को किस टीम में देखेंगे? एक और टीम तब्दील हो सकती है? PSL देखिए इंशाल्लाह अपने आप को फिट रख रहा हूँ, ट्रेनिंग ये कर रहा हूँ और मेरे फैंस भी चाहते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता रहूँ।
तो अभी फिलहाल मुल्तान सुल्तान के साथ ही हूँ। अगर वो जाने देंगे मुझे तो फिर मैं इंशाल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि इंसान की ख्वाहिश होती है वही है मेरी मतलब कि मैं आखिरी सीजन अपना क्वेटा की तरफ से खेलूं, लेकिन अगर मुल्तान सुल्तान मुझे जाने दें। चलें, शाहिद खान अफरीदी साहब, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बूम बूम नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे जैसे यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान के इलाकों से वापसी की राह ले रही हैं, वैसे वैसे तालिबान की पेशकदमी अफगानिस्तान में तेजी से बढ़ती जा रही है। सामने आने वाली वीडियोस और खबरें बता रही हैं कि तालिबान ने अमरीकी इनखला के साथ ही अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा शुरू कर दिया है और 400 से ज़्यादा अजला पर तालिबान ने लग रही है कि जुज़वी या मुकम्मल तौर पर कंट्रोल भी कर लिया। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जिन जिन इलाकों में तालिबान पेशकदमी कर रहे हैं, उन इलाकों की पुलिस और मकामी फोर्सेस असले समेत सरेंडर कर रही हैं। अमरीकी हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि इनखला के 1 साल के अंदर तालिबान काबुल पर काबिज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होना नागुज़ीर नहीं है और इसका इन्हिसार बेहतर अफगान दिफाई फोर्स पर होगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी इंटेलिजेंस की एक नई रिपोर्ट के हवाले से बताया कि इसमें अंदाज़ा ये लगाया गया है कि तालिबान अमरीकी इनखला के 6 से 12 माह के अंदर अंदर दारुल हुकूमत काबुल का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। बड़ी तशवीशनाक ये बात है। बैनुल अक़वामी क्राइसिस ग्रुप के सीनियर ऑफिसर्स के मुताबिक तालिबान मुल्क के बड़े शहरों के अतराफ में अपने ठिकानों को मजबूत बना रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के दौरान आज अफगान सदर अशरफ गनी और उनके चेयरमैन पीस काउंसिल के डॉक्टर अब्दुल्ला, उसके अलावा नायब सदर अमरुल्लाह सालेह समेत 50 अफराद पर मुश्तमिल एक वफ़द अमरीका पहुँच चुका है, जहाँ उनकी प्रेसिडेंट जो बाइडन से मुलाकात तय है। इस वक्त पाकिस्तान की मशरकी और मगरबी दोनों सरहदों पर तेज़ी से सिक्योरिटी और की जो चैलेंजेस हैं, तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और हमारे ज़राए के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के फैसले की तौसीक के लिए मकामी सियासी क़यादत को बातचीत की दावत भी दी है। मेरी 2 इंडियन जर्नलिस्ट से आज बात हुई है और इस मुलाकात में हुर्रियत क़यादत को नज़रअंदाज कर दिया गया है। 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद इंडियन हुकूमत ने पहली बार कश्मीरी रहनुमाओं से बात की है। 14 सियासी रहनुमाओं ने मोदी से मुलाकात में 5 मुतालबात सामने रखे हैं, जिनमें कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द देने, इलेक्शन जल्द अज जल्द मुनक़िद करवाने, डोमिसाइल कवानीन, उसके अलावा ज़मीनी मलकियत और नौकरियों के हवाले से गारंटी, कश्मीरी पंडितों को वापस लाकर कश्मीर में आबाद करने और सियासी कैदियों और एहतजाज करने वालों को रिहा करने का मुतालबा शामिल है। गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर के सदर मसूद खान ने एक बयान में यहाँ तक कहा कि जो लोग इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के लिए दिल्ली गए हैं, वो कश्मीरी कौम की नुमाइंदगी नहीं करते। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान ने भी खदशात का इज़हार किया था कि इंडिया एक बार फिर कश्मीर में गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात उठा सकता है। यहाँ पर हमारे पॉलिसी साज जो हैं, इदारे या गवर्नमेंट है, उनको एक मरतबा फिर बैठकर सोचना होगा और एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, जिसमें सारी सियासी क़यादत को भी बिठाया जाए। खुसूसन अफ़गानिस्तान का जो मामला है वो लावा खुदा न ख्वास्ता यहाँ तक पहुँच सकता है। कश्मीर की जो डेवलपमेंट हो रही है, आज इंडिया में जो कॉन्फ्रेंस हुई नरेंद्र मोदी के साथ, इस पर बातचीत के लिए और वे फॉरवर्ड के लिए पाकिस्तानी क़यादत को मुत्तफ़िक और मुत्तहिद होना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम पर नाज़रीन आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।